Hello students, welcome to the new lecture of a new chapter, and today we are going to study about the concept of production function. इससे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड एक चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया है और उसके बाद अगर सीक्वेंस से अगर आप जाएं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, मैं उसको आगे बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा एक कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ एंड ये एक सीक्वेंस में चलेगा। लाइक प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे एंड सो ऑन। इन द मिडिल ऑफ इट आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है छोटे छोटे हिस्सों में आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों पार्ट है उसके अंदर, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आइए हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमको जो चीज़ समझना है, जो बेसिक आइडिया हमारे पास आना चाहिए कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन ऑल अबाउट, देखिए जब हम लोग ये वर्ड कहते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। यानी उत्पादन वो प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यानी किसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ नया चीज की उत्पत्ति करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो क्या है? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए क्या? इनपुट। ठीक है, इनपुट के तौर पे हम लोग बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं अगर देता हूं यहाँ पे कि सपोज आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो। ठीक है, तो रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए एज अ इनपुट? तो आपको प्लेस चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी एज इनपुट। ठीक है, सेम ऐसी अगर हम लोग किसी और चीज की बात करते हैं तो उसमें कुछ और इनपुट यूज होता है। ठीक है, मान लेते मैं एक बुक बनाना चाहता हूं, तो बुक बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इनपुट यूज करना होगा। ठीक है, जैसे पेपर हो गया, इंक हो गया, और भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, तो ये सब क्या हो गया? इनपुट हो गया। ठीक है, अगर नेचर वाइज हम लोग समझे, जो कि आपको जूनियर क्लास में से प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया होगा कि ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज एज इनपुट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, दे आर नोन एज व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर वो चीज है, हर वो इनपुट है जिसका इस्तेमाल एक उत्पादक करता है ताकि किसी भी चीज की उत्पत्ति वो कर सके, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या चीजें आता है? इसमें आता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सारा जो है बेसिक कैटेगरी है। इसी में आप जो भी चीज के बारे में सोचो, एक मान लो आपके दिमाग में किसी भी प्रोड्यूसर का एग्जांपल है, ठीक है, और वो जो जो इनपुट वो यूज कर रहा है वो बेसिकली इन्हीं चार स्लैब्स में आएगा, इन्हीं चार कैटेगरीज में आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, यानी देखो, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी हम लोग को फंक्शनल रिलेशन दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, whatever the functional relationship that we see between input and output, that relation is known as production function. ठीक है, higher input applied, higher output you will get, that is a basic funda. ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। देखो आमतौर पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो टाइम जो होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो हम लोग टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या आमतौर पे हम लोग ऐसे भी देखें तो कितने तरह के टाइम होते हैं? तो टाइम को अगर हम लोग देखें तो तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया आपका वेरी शॉर्ट, दूसरा हो गया शॉर्ट, और तीसरा हो गया आपका लॉन्ग। ठीक है,
शॉर्ट पीरियड हम लोग किसको कहते हैं? तो शॉर्ट पीरियड आमतौर पे उसको कहा जाता है जिसमें आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, यानी एट द मोमेंट। ठीक है, और शॉर्ट पीरियड किसमें कहा जाता है? इसमें हो गया आपका लिटिल टाइम आपको मिलता है, और इसमें आप नाम से ही देख रहे हो लॉन्ग टाइम पीरियड। तो बेसिकली अगर हम लोग इन सब कॉन्सेप्ट को मिला के समझे तो इतना तो फंडा दिमाग में आता है कि अगर देखो, अगर हम लोग इस चीज को ऐसे समझे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं आप किसी शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, आपने बोला कि भाई मुझे फलाना जो प्रोडक्ट है वो चाहिए। उसने बोला ठीक है भाई, हम आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप जो बोल रहे हो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। उसने सामान दिया, आपने पैसा दिया, हिसाब किताब बराबर। ये हो गया आपका क्या, एट द मोमेंट। ठीक है, मान लेते हैं आपने बोला कि भाई मुझे क्या है कि 10 पेटी जो है, 10 कार्टून अंडे चाहिए। तो उसने क्या बोला कि ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, 10 कार्टून चाहिए, आप घंटे 2 घंटे या शाम में आइए, मैं आपको सामान प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तीसरे में क्या हो गया, आपने बोला कि भाई मुझे 1 ट्रक अंडे चाहिए। तो क्या बोलेगा कि भाई मुझे महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर का समय दीजिए। ठीक है, हम आपको क्या कर रहे हैं उस हिसाब से आपको अवेलेबिलिटी करा देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, या बेसिक सा फंडा क्या है कि एट द मोमेंट जो लेन देन होता है वो आप समझ सकते हो वेरी शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में आपका क्या होगा, माइनर सा टाइम पीरियड आपको मिल जाता है। लॉन्ग पीरियड में अमाउंट ऑफ टाइम जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो इन दोनों को मिला के अगर हम लोग देखें तो इसमें तो आप लोग देखो तो प्रोडक्शन को कोई चेंज तो आप कर नहीं सकते हो, इसमें कोई प्रोडक्शन को चेंज हो ही नहीं सकता, जो है आपको उसी का लेन देन करना होगा। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में आप चेंजेस कर सकते हो, और इसमें जितना चाहे उतना आप चेंजेस कर सकते हो, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हम लोग का टाइम पीरियड बहुत मायने रखता है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड में आपके बस का है नहीं। आपसे अगर कोई बोले, एक जो शाम में अंडे वगैरह जो बेच रहा है, आप उसके पास जाके बोलोगे कि भैया अभी अभी हमको क्या है 5 पेटी जो 5 कार्टून जो है वो अंडे दे दीजिए, ठीक है, प्रोवाइड कीजिए, मुझे खरीदना है। वो उसके पास नहीं होगा, वो क्या कहेगा, बोलेगा नहीं है मेरे पास, काम खत्म। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि हमको शाम तक चाहिए, तो हो सकता है वो जो एक छोटा सा स्टॉल लगा के जो बेच रहा है, या छोटा सा ठेला लगा के जो बेच रहा है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दे। लेकिन अगर उसको आप बोलोगे कि भाई हमको 1 ट्रक चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बोले भाई हमको समय दीजिए, साल भर दीजिए, 6 महीने दीजिए, 3 महीने दीजिए, 2 महीने दीजिए। वो अपने हिसाब से क्या होगा, टाइम मांगेगा, और उस हिसाब से वो अवेलेबिलिटी कराएगा। तो हम लोग बेसिकली शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम जो हम लोग देखे, प्रोडक्शन को हम लोग चेंज, इन्फ्लुएंस किस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर हम लोग कर सकते हैं, और जो दूसरा है टाइम पीरियड वो हो गया आपका लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के अंदर आप जो भी फैक्टर यूज करो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जो यूज करोगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कि हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के लिए वी रिक्वायर टू हैव इनपुट। इनपुट अप्लाई करोगे तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। वॉट एवर थिंग्स दैट वी यूज एज इनपुट, दे आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक, उससे पहले आप लोग एक याद रखिएगा कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है, वो कहलाता है आपका रिटर्न्स टू फैक्टर का नियम काम करता है। ठीक है, और जो लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारा लॉ काम करता है, जो नियम काम करता है, वो कहलाता है रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या इसमें याद रखना है, तो याद रखना है हमको ये कि जो हमारा शॉर्ट पीरियड है, इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं,
ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जो भी फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो उसमें से कुछ को आप चेंज कर सकते हो, कुछ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, और इस्तेमाल आपको दोनों करना है। हाँ है ना? अरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो हर वो चीज है जिसका इस्तेमाल एक प्रोड्यूसर करता है ताकि किसी चीज की उत्पत्ति कर सके। ठीक है, दो टाइप का होता है शॉर्ट पीरियड के अंदर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच रिमेन कांस्टेंट, विच रिमेन कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स फैक्टर कहते हैं। एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कीप्स ऑन चेंजिंग इन ऑर्डर टू चेंज द प्रोडक्शन। अब सवाल यह है कि क्या हम एक का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके क्या होगा? प्रोडक्शन किसी भी चीज का पॉसिबल होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं वेरिएबल। अब अगर प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना चाहते हो आप, तो इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अब अगर प्रोडक्शन को चेंज करना चाहते हो तो आपको केवल और केवल क्या चेंज करना होगा? इसमें चेंज करना होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक चीज समझने की बात है कि क्या हम जितना चाहे उतना वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके प्रोडक्शन को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं? नहीं, एक लिमिट तक ऐसा किया जा सकता है, उस लिमिट के बाद प्रोडक्शन को आप बढ़ा नहीं सकते हो। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग रन का, तो लॉन्ग रन में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? ऑल आर वेरिएबल फैक्टर्स। इसमें सबको आप बदल सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, फिर उसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आप एक छोटा सा मुर्गी फार्म चला रहे हो। ठीक है, वहां पे अब आपके पास जितना बड़ा एरिया है, ठीक है, वो तो आपका फिक्स हो गया, हाँ या ना? अब अगर कोई आपसे बोले कि भाई हमको, मान लेते हैं महीने भर में जो एग का सप्लाई है वो मान लीजिए आप एक महीने में 2000 पीसेस कर सकते हो। ठीक है, 2000 पीसेस कर सकते हो। अब अगर कोई कहे कि नहीं, हमको आप महीने के अंत में क्या कीजिए, 3000 जो है अंडे सप्लाई करना है। ठीक है, तो जो मुर्गी फार्म चला रहा है वो क्या करेगा? 2000 की कैपेसिटी वाला जो मुर्गा फार्म है उसमें हो सकता है और जबरदस्ती क्या करे, मुर्गियों की संख्या क्या करेगा? वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो क्यों? ताकि वो 1000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सके, सप्लाई कर सके। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई उससे ये कहे कि नहीं, हमको 2000 नहीं, हमको महीने के अंत में क्या चाहिए? 20000 अंडे आप सप्लाई कीजिए, तो भाई वो कितना हद तक वो चेंज करेगा? एरिया तो उसका लिमिटेड है या नहीं है? एक लिमिट तक ही ना वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकता है। यहां पे मैं वेरिएबल फैक्टर किसको इंडिकेट कर रहा हूं? यहां वेरिएबल फैक्टर में मुर्गियों को इंडिकेट कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो मुर्गी फार्म का एरिया है वो हमारे लिए क्या हो गया? फिक्स फैक्टर हो गया। समझ में आ रहा है? यहां पे बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट को हम लोग को लेके चलना है। अब अगर कोई दूसरा, कोई आपके पास, आप सप्लायर हो, हर महीने कितना सप्लाई कर रहे हो? 2000। अब आपको एक नया बाजार मिल गया है। अब उस बाजार के हिसाब से क्या है, आपके पास ऑर्डर आया है कि नए साल में 2000 नहीं, नए साल में हम आपसे 10,000 अंडे सप्लाई करना मंगवाना चाहते हैं। तो भाई आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरा मार्केट क्या है? बढ़ रहा है, मेरा व्यापार बढ़ रहा है। मैं अगर और एरिया बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मैं और अंडों का प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूं, और व्यापार को बढ़ा सकता हूं, और मुनाफा कमा सकता हूं, हाँ या ना? तो आप क्या करोगे? हो सकता है आपका जो एरिया पहले इतना था, अब आप अपना एरिया क्या करोगे? रेंट लेके और क्या करोगे? बढ़ा दोगे। ठीक है, ये भी कम पड़ा तो और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका औकात कितना है। ठीक है, आप अपने औकात के हिसाब से जितना चाहे उतना को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो लॉ हमारा काम करेगा वो रिटर्न्स टू फैक्टर का लॉ काम करता है, और लॉन्ग पीरियड के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा वो रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट काम करता है। उम्मीद है ये आपको बेसिक सा चीज जो है इस चैप्टर के अंदर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
मान लेते हैं हम लोग सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, शॉर्ट पीरियड के अंदर पढ़ेंगे, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या बता दिया गया है, इसमें कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड के अंदर हम लोग एक रेफरेंस के तौर पे एक एग्जांपल को लेके चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। चलिए वहीं पे पहले मैं बता देता हूं आपको। यहां तक जो चीजें हम लोग ने समझा है, अब अगर प्रोडक्शन को हम लोग क्लासिफाई करने की बारी आती है तो प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है हमारा टीपी, एक होता है हमारा एमपी, और फिर एक होता है हमारा एपी। ठीक है, समझ लेते हैं टीपी क्या है। टीपी टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन which is made by a producer with the use of fixed and variable factor, or you can say with the use of all the factors of production। यानी एक उत्पादक के द्वारा सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके जो भी प्रोडक्शन किया गया है उसके जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आप शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं वेरिएबल, राइट, ये बताया गया है। तो अगर आप प्रोडक्शन को चेंज करना चाहते हो तो बदलाव आप किस में कर सकते हो, केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर में बदलाव कर सकते हो। तो हर बार जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज ला रहे हो, उस चेंज के कारण जो भी प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। यानी टीपी क्या है, इट इज अ सम टोटल। ठीक है, इट इज अ सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन। और एमपी क्या है, इट इज बेसिकली द चेंज इन प्रोडक्शन विथ एवरी एडिशनल यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वहीं दूसरी ओर हर बार जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज ला रहे हो उसकी वजह से प्रोडक्शन में जिस रेट से चेंज आए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, फिर से ध्यान दीजिए। टीपी refers to the sum total of production which is made by a producer with the use of all the units of factors of production। ठीक है, वहीं दूसरी ओर MP refers to the change that occur in production with every additional use of variable factor। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप तो फिक्स में तो कोई चेंज कर नहीं सकते हो, तो जो भी प्रोडक्शन में चेंज करने की इच्छा आपके अंदर है वो पॉसिबल कैसे है, अगर आप वेरिएबल फैक्टर में बदलाव लाओ तभी वो पॉसिबल है। समझ में आ रहा है। सेम वैसे ही एमपी क्या है, हर बार जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर में बदलाव ला रहे हो तो उसकी वजह से किस रेट में चेंज आ रहा है आपके प्रोडक्शन के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। आइए अब इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टीपी, एपी, एमपी, हमारे पास एक बेसिक सा टेबल आ चुका है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम लोग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, पूरा खेल सेंटेंस का है। मान लीजिए मेरे पास 1 कट्ठा जमीन है। ठीक है, उस 1 कट्ठा जमीन पे 0 लोग काम कर रहे हैं।
क्या कोई प्रोडक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, तो ये तो लागू ही नहीं होता है। कुल प्रोडक्शन क्या होगा ऐसे केस में? 0 होगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा डैश। उसी 1 कट्ठा जमीन के अंदर अब एक व्यक्ति काम कर पे आपने लगा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ तो प्रोडक्शन होगा। तो चलो उस कुछ को मैं कहता हूं यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है 2, उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर। ठीक है, अच्छा टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? टोटल प्रोडक्शन हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर, सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, आपने एक और आदमी को काम पे लगाया, जिसकी वजह से अब प्रोडक्शन में चेंज कितने का आ गया? अब प्रोडक्शन में चेंज आ गया इतने का, उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर। ठीक है, कितने, एक और आदमी को आपने काम पे लगाया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में चेंज कितने का आया? इतने का आया। ठीक है, उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर आपने एक और आदमी को काम पे लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कितना पॉसिबल होने लगा? 8। ठीक है, उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर एक और आदमी को काम पे आपने लगाया, प्रोडक्शन कितना हो रहा है? मान लेते हैं 6। उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर एक और आदमी को आपने काम पे लगाया, प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 6। ठीक है, उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर एक और आदमी को काम पे आपने लगाया, प्रोडक्शन कितना हो रहा है? तो मान लीजिए 3। ठीक है, उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर मान लेते हैं एक आदमी को आपने काम पे लगाया, प्रोडक्शन कितना हो रहा है? तो मान लीजिए 0। उसी 1 कट्ठा जमीन के ऊपर आपने क्या किया? एक और आदमी को काम पे लगाया, ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है? तो मान लीजिए -2। मैं रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक और आदमी को काम पे आपने लगाया, प्रोडक्शन में कितने का चेंज आया? 3 का। टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं? टोटल यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से पहले के वजह से प्रोडक्शन में चेंज आया 2 का, और दूसरी की वजह से आया चेंज कितने का? 3 का। यानी टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग, पहले की वजह से 2, दूसरी की वजह से 3, तीसरे की वजह से 5, तो हो गया हमारा कितना? टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है 10। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं? 4 लोग काम कर रहे हैं, चारों मिलकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ पे? 18 हो रहा है। यहाँ पे कुल कितने लोग काम कर रहे हैं? 5, पांचों मिलकर कितना कर रहे हैं? तो 24। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 लोग कर रहे हैं, ठीक है, 6 के 6 मिलकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 30। यहाँ पे सिमिलरली कितना? 33। यहाँ पे कितना? 33। यहाँ पे कितना? तो ये हो गया आपका 31। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे देखिए मैंने किया क्या है, टीपी निकालने के लिए मैं एमपी को जोड़ते जा रहा हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं एपी निकालना चाहता हूं। एपी कैसे निकलेगा? तो टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल फैक्टर क्या है? हमारा लेबर है, क्योंकि हर बार प्रोडक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करें, ये हो गया मेरा फिक्स फैक्टर, ठीक है, और ये हो गया वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो 2 डिवाइडेड बाय 1 ये हो गया आपका 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया आपका 2.5, ये हो गया 3.3, यहाँ पे हो गया फिर यहाँ पे तो ये हमारे पास कुछ परिस्थितियां आ गई हैं। आप यहाँ पे देखना एक चीज कि हमको देखने को यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली बातें आ रही हैं। आप यहाँ पे देखना प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लगातार इस वाले पॉइंट तक क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो तो हर बार रेट ऑफ चेंज, सॉरी अमाउंट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद क्या होने लगा है, घटने लगा है, और घटते घटते क्या हो गया है, 0 हो गया है, फिर क्या आया है, नेगेटिव हो गया है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक को पकड़ के चले तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारे को, यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर शॉर्ट पीरियड में जहाँ पे कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग वेरिएबल फैक्टर की मात्रा में किसी तरीके से परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा, हमारे सामने कुछ स्थितियां आएंगी। स्थिति क्या है, ये हो गया आपका
स्टेज 1 मैं इसको कहता हूं, ठीक है। यहां पे आप मान लीजिए मैं इंडिकेट कर रहा हूं स्टेज 2, और यहां पे हो गया मेरे लिए स्टेज 3। स्टेज 1 में बाबू आपको क्या दिख रहा है? तो स्टेज 1 में जो हमको परिस्थिति दिखा है वो क्या दिखा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ा रहे हो तो एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जिस समय एमपी इंक्रीज करता है उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज करने लगा है, ठीक है। यहां किसी कारण से मैंने 2 बार सेम नंबर लिया, वो मैं अभी आगे समझाऊंगा, लेकिन भूल जाएगी ये 6 यहाँ पे है, 8630 इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेज में क्या होता है, एमपी अब डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ है, तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और स्टेज 3 में क्या हो गया कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते गए तो एक लिमिट ऐसा भी आएगा जब नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर का नियम आ जाएगा, ठीक है। और कई बार आपसे पूछ लेगा, यानी इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के अंदर कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं वेरिएबल। और ऐसी परिस्थिति में क्या अगर प्रोडक्शन को आप चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, एक लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करोगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाते हो तो उत्पादन प्रक्रिया में 3 परिस्थितियां उत्पन्न होगी। शुरुआती स्तर में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर क्या होगा, बढ़ने के बाद घटेगा और घटते घटते 0। और अगर आप फिर भी वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन नेगेटिव में भी चला जाएगा। एक और मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, ठीक है। इस 1 कट्ठा जमीन में 0 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जमीन क्या कहलाएगा आपके लिए, ये हो गया आपके लिए फिक्स फैक्टर, क्योंकि आप इसको चेंज तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं अब इसमें 0 लोग काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कुछ होगा, नहीं होगा, प्रोडक्शन विल बी 0। अब यहाँ पे मान के चलिए कि इस जमीन के ऊपर टोटल कितने लोग काम कर सकते हैं, तो इस जमीन के ऊपर टोटल 9 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 0 लोग अगर काम करें तो प्रोडक्शन क्या होगा, 0। लेकिन एक व्यक्ति काम करने लगा तो प्रोडक्शन 0 से कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। एक और व्यक्ति काम करने लगा, ठीक है, प्रोडक्शन और बढ़ेगा। एक और व्यक्ति काम करने लगा, प्रोडक्शन और बढ़ेगा। एक और व्यक्ति काम पे लगा, प्रोडक्शन और बढ़ेगा। सिमिलरली क्या होगा, प्रोडक्शन तब तक बढ़ेगा जब तक क्या है, स्कोप है, ठीक है। तो ये मान लो जब तक स्कोप है, ये हमारा ये वाला स्टेज हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आप लालच में हो, सोच रहे हो कि भाई वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो एक काम करते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है। क्यों बढ़ा रहे हैं, आपने देखा कि भाई फूफा फूफा किसी का या मामा मामी किसी का जो बच्चा है, या आपका भाई कहो, कजन कहो, ठीक है, वो बेरोजगार बैठा, बोले कि चल भाई तू भी आके खेत पे काम कर ले। तो कहने का यहाँ मतलब क्या, आपने 10वां व्यक्ति को काम पे लगा दिया। भाई ये काम क्या करेगा, काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, खेती करने के लिए जमीन बचा है नहीं, ये एज ए हेल्पर हो जाएगा। किसान की जगह पे क्या बन गया, ये हेल्पर बन गया। लेकिन सैलरी किसका लेगा, इन्हीं लोग के हिसाब से लेगा, हाँ या ना। तो ये अब आपके लिए क्या हो गया, बोझ बन गया है। आप बाज नहीं आए और व्यक्ति आप बढ़ाते गए, तो यहां पे क्या हो गया, अब आपके लिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टार्ट होने लगा है, समझ में आ रहा है। और फिर भी अगर आप बाज नहीं मानोगे, ठीक है, और लगातार क्या कर रहे हो, लोगों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, इस लालच में कि प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हम शुरुआत में देख रहे थे कि वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा था वैसे वैसे प्रोडक्शन भी क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। तो उसी लालच में आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए जा रहे हो। तो एक लिमिट तक ना बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, डिमिनिशिंग स्टार्ट हो गया, और फिर भी अगर बाज नहीं आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर वो परिस्थिति है, आप देखो यहां और यहां पे ध्यान दीजिए, वो परिस्थिति है जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जब आप वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाते हो तो एक समय ऐसा आएगा,
इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बीच में, ये जब आएगा तब कहां पे आएगा, इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग के बीच में ही आएगा। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाते हो तो प्रोडक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट चेंज आने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। उम्मीद है यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलो यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, हमारे लिए ये जो दो स्थिति यहाँ पे दिख रहा है बिटवीन इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग के बीच में, ये जो परिस्थिति है वो क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर का केस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको डायग्रामेटिकली अगर देखने की कोशिश करें तो डायग्रामेटिकली हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग टोटल प्रोडक्शन को, ठीक है। टोटल यूनिट बाबू हम लोग कितना लिए हैं, 9 यूनिट्स लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टीपी में देखिए बाबू मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, टीपी में हमको मिनिमम वैल्यू दिख रहा है 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, तो मैक्सिमम टीपी वाले कॉलम में हमको मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 33 दिख रहा है। तो क्या रेंज हम लोग ले सकते हैं, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो वही हम लोग ले लेते हैं, 4 का ही रेंज ले लेते हैं। तो ठीक है। अब इसी डायग्राम के नीचे सेम पेज पे आपको एक और डायग्राम बनाने का है, ठीक है। यहां पे भी आप मार्क कर दो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एरो हम लोग इधर दे देते हैं। यहां पे हम लोग क्या क्या दिखाने वाले हैं, तो यहां पे हम लोग एमपी एंड एपी को प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एमपी और एपी को प्लॉट करेंगे। तो एमपी और एपी के कॉलम पे ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए, ये दोनों कॉलम पे मिनिमम वैल्यू हमको क्या दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है -2। मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, तो मैक्सिमम हमको दिख रहा है 8। तो हम लोग क्या करते हैं, वही रेंज ले लेते हैं, -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसको, ध्यान दीजिए कि जिस समय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना था, 0 था, तो टीपी का प्रोडक्शन, टीपी कितना है, इस पॉइंट पे हमारे लिए टीपी है 0। जिस समय 1 वेरिएबल फैक्टर आपने इस्तेमाल किया तो टीपी कितना गया, टीपी गया 2। तो 4 और 0 के बीच में हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद 2 पे कितना टीपी है, तो 2 पे है 5। तो 4 और 8 के बीच में 6 पड़ेगा, 6 के थोड़ा सा नीचे हम लोग 5 को प्लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 3 पे कितना है, तो 3 पे है 10। 8 और 12 के बीच में हम लोग ले लेंगे इसको।
ठीक है। इसके बाद 4 पे कितना है, तो 4 पे है 18, तो 4 पे 18 आपका यहाँ आएगा। इसके बाद कितना है 24, 5 पे 24, 5 पे 24, तो 5 पे 24। 6 पे कितना है, 6 पे है 30, तो 6 पे 28 और 32 के बीच में क्या पड़ेगा, हमारा 30 पड़ेगा। तो चलो इसको हम लोग अंदाजे से यहाँ लगा दिए। ठीक है। इसके बाद कितना है 7 पे है 33, तो 32 के थोड़ा सा ऊपर आप इसको ले लीजिए। ठीक है। 8 पे कितना है, 8 पे भी है हमारा 32। ठीक है। इसके बाद कितना है, इसके बाद है 31, 9 पे 31 है, तो 32 से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक बेसिक सा अपीयरेंस आ चुका है। ठीक है। ये हमने सब कुछ दिखा दिया। सिमिलरली अब एमपी को दिखाते हैं। एमपी हमको क्या दिख रहा है, तो एमपी दिख रहा है 1 पे 2, तो 1 पे 2 हम लोग चलो इसको प्लॉट कर देते हैं। इसके बाद कितना है 2.5 है, चलो भाई 2.5 लगा देते हैं। इसके बाद कितना है 3.33 है, तो पॉइंट में तो थोड़ा सा तो हम लोग को एक अप्रोक्स लेके चलना होगा। 4.5 है, तो 4.5 मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, 4.5 यहाँ पे हो गया। इसके बाद है 4.8 यहाँ पे हो गया। इसके बाद है 5, चलो भाई 6 पे 5 कर देते हैं। 7 पे कितना है 4.7 है, तो 4.8 था, 8 से थोड़ा सा नीचे। इसके बाद 4.1 है, चलो भाई 4.1 में इतना यहाँ ले लेता हूँ। इसके बाद कितना है 3.4 है, 9 पे 3.4 है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एपी कितना है। एपी है हमारा 1 पे 2 है, एपी 1 पे 2 है। इसके बाद कितना है 2.5 है। 2.5 है। इसके बाद 3.3 है, चलो भाई 3.3 है। इसके बाद चलो पहले कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक लाइन पहले खींच लेते हैं, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारा टीपी हो गया। वन पे है 2, फिर है हमारा 3, इसके बाद है, तो इसको सुधारना पड़ेगा। वन पे कितना है, 1 पे है इसका वैल्यू 2, इसके बाद है 3, इसके बाद है देखिए बाय मिस्टेकन मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने प्लॉट कर दिया था एमपी एपी को। तो चलो एपी वाला लाइन पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ आएगा, एपी हमारे पास बन चुका है। चलिए अब हम लोग को प्लॉट करना है क्या चीज़, एमपी को। तो एमपी कितना है
2 है, 1 पे 2 है, इसके बाद है 2.5, ठीक है, 3.3, ठीक है, 4.5, 4.8, इसके बाद 5, कितने पे, 6 पे 5 है, 6 पे 5 है, चलो 3.4, चलो ठीक है। एपी को मैंने सही प्लॉट किया है। एमपी बचा हुआ है, एमपी को चलो प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेकन मैं एपी की जगह पे एमपी बोल रहा था। देखिए, तो एमपी को प्लॉट करते हैं। एमपी कितना है, 1 पे है 2, 1 पे 2, इसके बाद 2 पे कितना है, 2 पे है 3, इसके बाद कितना है, 3 पे है 5, तो 3 पे 5, इसके बाद कितना है, 4 पे है 8, चलो भाई 4 पे 8 मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसके बाद 5 पे कितना है, 5 पे है 6, तो 5 पे 6 आई थिंक यहाँ आना चाहिए। इसके बाद कितना है, अगेन 6 है, क्योंकि कांस्टेंट का भी मैंने केस यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद कितना है, 7 पे है 3, तो 7 पे 3 ये रहा। 8 पे कितना है, तो 8 पे है 0, 9 पे कितना है, तो 9 पे है -2, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग अगेन कर्व से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा एमपी, ठीक है। देखो, अब अगर हम लोग कांस्टेंट का केस नहीं दिखा रहे थे तो ये 6 गायब रहता, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तब क्या होता है, यहाँ के बाद सीधे डायरेक्टली यहाँ पे आ गया रहता, क्योंकि मैं एक ही टेबल में एक ही ग्राफ के अंदर कांस्टेंट का भी केस कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा बना लिया था। लेकिन जब आप एग्जाम में अगर बना रहे हो, इस केस को समझा रहे हो, तो आप क्या करोगे, 8 6 3 0 2 इस तरीके से। बेसिक फंडा ये है कि एम पहले बढ़ाना है, आपको जहां तक लगे कि बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, इसके बाद क्या करना है, घटाना है। कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट ऐसा होगा, लेकिन प्रक्रिया ऐसा होता है कि जब तक लिमिट है तब तक प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद जब अपने लिमिट तक पहुंच चुका है तो प्रोडक्शन क्या होगा, घटने लगा। अभी खेत वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों को क्या क्या केसेस दिख रहा है। आपका 4th यूनिट तक आप देख रहे होगे, 4th यूनिट तक क्या देखने को मिल रहा है, ओके, 1 मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट छूटा हुआ है, इसको भी ऐड कर दे रहे हैं। थ्री पे कितना है, थ्री पे तो 5, ओके। ये लाइन आपका यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद फिर यहाँ कनेक्ट हुआ, छूट गया था, एक पॉइंट हमारा छूट गया था। चलिए, अब फाइनली क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4th यूनिट तक हमको एक केस दिख रहा है। केस क्या दिखा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। इसके बाद यहां तक हमको दिखा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का केस, ठीक है। और फिर क्या हो गया, नेगेटिव चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, हमको यहाँ पे 3 केसेस दिख रहे हैं। यहां आया मेरा स्टेज 1, फिर आया स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या हुआ था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का केस स्टार्ट हो गया था। और यहां पे स्टार्ट हो गया मेरा क्या, स्टेज 3, ठीक है। तो ये 3 केसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, जब भी आप ये टेबल बना रहे हो, नो नीड टू वरी कि भाई सर ने जो बनाया वही बनाना है, नहीं। सर ने ये सिखाया है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर आप प्रोडक्शन में चेंज अगर करना चाहते हो तो वो केवल केवल तभी पॉसिबल है जब आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज करो। तो क्या जितना चाहे उतना प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, एक लिमिट तक होगा। खेत वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था उसको समझिएगा, ठीक है।
तो बेसिक सा चीज है कि टेबल जब आप बना रहे हो तो पहला आपको एम पे ध्यान देना है। एम को पहले एक लिमिट तक बढ़ाना है, बढ़ने के बाद क्या होगा, वो घटना स्टार्ट होगा, घटते घटते जीरो होगा, और जीरो के बाद क्या होगा, नेगेटिव। तो जिस समय बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, घटना शुरू हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न, और जब नेगेटिव हो गया तो हो गया आपका स्टेज 3, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक का जो कॉन्सेप्ट होगा, यहां तक का जो पूरा फंडा होगा, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए, ये टेबल और डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद।